In the latest UPSC result 2025, top 10 out of top 10 are from various courses of Vajram and Ravi, with All India Rank 1 Anuj Agnihotri and many more. For over a decade, the All India Rank 1 has emerged from this very ecosystem. A journey powered by 50 plus years of legacy. Join the GS Foundation program. Inquire now. मेरा नाम विमल कुमार है। मैंने इस बार सिविल सर्विसेज की परीक्षा में 107 रैंक हासिल की है। ये मेरा 5वां प्रयास था और चौथे प्रयास में मैं इंटरव्यू तक गया था और इस बार फॉर्चुनेटली मुझे 107 रैंक मिला। मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स है। मैं रायबरेली से बिलोंग करता हूँ और मेरी स्कूलिंग जो है जवाहर नवोदय विद्यालय रायबरेली से हुई। उसके बाद मेरा सिलेक्शन IIT दिल्ली में बीटेक के लिए होता है। मैं वहाँ पर बीटेक 4 साल करता हूँ और 2021 में ग्रेजुएट होता हूँ। उसके बाद मैं सीधे ही तैयारी में आ जाता हूँ विदाउट प्लेसमेंट, और इवन मैं CV भी नहीं बनाता हूँ कि प्लेसमेंट बैठना है। मैं इतना क्लियर था कि मुझे सिविल सर्विसेज में ही आना है। तो मैंने अपना पहला प्रयास 2021 में ही दिया और अनफॉर्चुनेटली मेरा पहली बार प्रीलिम्स नहीं होता है, और सेकेंड बार जब 22 में प्रीलिम्स समहाउ हो जाता है फिर मैं मेंस में अटक जाता हूँ। फिर से 23 में जाता हूँ, फिर 23 में मेंस में अटक जाता हूँ, फिर 24 में मैं इंटरव्यू स्टेज तक जाता हूँ और वहाँ भी मुझे असफलता ही मिलती है। फिर 5वें प्रयास में मेरा ये रैंक आता है और इस बार मेरा मार्कशीट आ चुका है और GS1 में हाईएस्ट मार्क्स जो मिले हैं मुझे। और अर्लियर मेरे अटेम्प्ट्स में GS1 का मार्क्स लगभग मुझे याद है कि एक बार 80s भी गया है 2023 में, और इस बार मेरा 118 मार्क्स, जो कि बहुत ज़्यादा है। मैं भी स्टार्टिंग में थोड़ा बिलीव नहीं कर पा रहा था। अभी काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है कि GS1 में मैंने जो इम्प्रूवमेंट्स किए उसकी वजह से ये इंक्रीज़ हुआ। तो मैं अभी ये बताना चाहूँगा कि मैंने क्या क्या चेंजेस किए अपने ये मेंस वाले स्ट्रैटेजी में, जिसकी वजह से 118 मार्क्स मिले। तो जो पहला चेंज था, मैंने ढेर सारे माइक्रो डायग्राम्स यूज़ करना स्टार्ट किया। GS1 में सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन आता है। उसके लिए मैंने नितिन सिंघानिया को पढ़ा और उसके वो सारे एग्जाम्पल्स कलेक्ट किए जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। और उन एग्जाम्पल्स के साथ साथ मैंने माइक्रो डायग्राम्स जैसे कि नगरा एंड द्रविड़ा टेम्पल, स्तूपा का जो आर्किटेक्चर होता है उसको ड्रॉ करना सीखा। पहले ही ऑलरेडी मैंने काफ़ी प्रैक्टिस किया इन चीज़ों का, और जब मैं एग्ज़ाम में उनको ड्रॉ करता था तो काफ़ी सुंदर दिखने लगते थे। और साथ ही साथ मैंने जो मैप्स थे उनका साइज़ेस में थोड़ा चेंजेस किए, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर के एक टॉपर थे रैंक 2, अभी मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, उनके जो डायग्राम्स थे काफ़ी छोटे थे और जब वो लिखते थे कॉपी में तो काफ़ी अच्छा दिखता था। तो मैंने भी सोचा कि अगर मैं सेम टाइप से इमुलेट कर पाता हूँ तो काफ़ी एडवांटेजियस होगा। तो मैंने वो चीज़ किया। और फिर मैंने आर्ट एंड कल्चर में थोड़ा हिस्टोरिकल डेट्स को भी इंक्लूड करने का सोचा। साथ ही साथ जो भी लास्ट ईयर मैं एक टॉपर से सीखा कि फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट हैं वो भी आपको मेंशन करना है, तो मैंने उनको भी इंक्लूड किया। और साथ ही साथ जो भी करंट इवेंट्स चल रही हैं आजकल उनको समहाउ हिस्ट्री से लिंक करना, आर्ट एंड कल्चर से लिंक करना, उसको लिंक करने से जो क्वेश्चन के आंसर्स थे काफ़ी रेलेवेंट बन रहे थे। तो मैं कंक्लूजन में उन चीज़ों को ऐड करता था। और नेक्स्ट चीज़ जो आती है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ा था प्रीलिम्स के लिए, वही स्पेक्ट्रम यूज़ हुआ मेंस के लिए भी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा जो अप्रोच है डिफरेंट हो जाता है। इसके लिए PYQs के जो थीम्स थे, चाहे वो फ्रीडम स्ट्रगल का रहा हो, चाहे वो वुमेंस के बारे में हो, वो सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके थे। तो मैंने किया क्या कि ढेर सारी जो टेस्ट सीरीज़ हैं, जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है, चाहे विज़न हो, वाजीराम हो या नेक्स्ट IAS और जो भी थी, मैंने सबके मॉडर्न हिस्ट्री के टेस्ट कलेक्ट किए और उनके जो आंसर्स थे उनको ही अपने कॉपी में समहाउ नोट्स बना लिया। तो उससे क्या हुआ कि जो थीम थी मेरी कवर होने लगी और उनका काफ़ी कंटेंट अच्छा था, तो वो काफ़ी यूज़फुल रहा। और मॉडर्न हिस्ट्री में एक चीज़ मैंने ये भी किया कि मल्टीपल टॉपिक्स वन आंसर फॉर्मेट का यूज़ किया, कि ढेर सारे जो टॉपिक्स हैं समहाउ रिलेटेड होते हैं, उनको एक साथ क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में लिख के उनका आंसर एक साथ ही लिख देना। तो जिससे क्या होता था कि सेम ही कंटेंट से कई सारे क्वेश्चन एक साथ बन जाते थे। तो इस चक्कर में मुझे कम याद करना पड़ता था, और मेरी क्योंकि स्ट्रेंथ हमेशा यही थी कि कम याद करके या कम नॉलेज से कैसे मैं उसको मोर देन 100% कॉपी में प्रेजेंट कर सकता हूँ, इस पे मैं फ़ोकस किया था। और यही चीज़ में रिफ्लेक्ट भी होती है धीरे धीरे। और मैंने ज्योग्राफी के लिए अगेन PYQs का यूज़ किया।
PYQs के जितने भी थीम्स ऑलरेडी आ चुके थे और जो चीज़ें करंट अफेयर्स में थी उनको PYQ से लिंक करना और देखना कि करंट अफेयर्स के जो कीवर्ड हैं, कीवर्ड ढेर सारे होते हैं, वो करंट अफेयर्स में ही रहते हैं, तो वहाँ से वो कीवर्ड कलेक्ट करके अपने आंसर्स में इंक्लूड करना। और साथ ही साथ यहाँ ज्योग्राफी में मैप्स का बहुत बड़ा रोल है। मुझे याद है कि मैं अपना जो वर्ल्ड मैप होता था काफ़ी बड़ा बनाता था, तो वो पेजेस का स्पेस भी घेर लेता था और आंसर में उतना वैल्यू ऐड नहीं करता था। तो मैंने उस डायग्राम को थोड़ा छोटा ड्रॉ करना स्टार्ट किया, जिससे क्या होता था मैं उसमें उसको दिखा भी देता था और साथ ही साथ वो पेज का जो स्पेस था वो एम्प्टी रहता था, तो मैं आगे उसमें जो कंटेंट होता था मैं ऐड कर पाता था। तो ये एक बहुत बड़ा चेंजेस था, जिससे प्रेजेंटेशन भी इम्प्रूव हुआ, साथ ही साथ कंटेंट में रिचनेस भी आई। सोसाइटी का अगेन मेरा क्योंकि बैकग्राउंड थोड़ा टेक्निकल था, सोसाइटी ऐसा था कि मैं उतना कंफर्टेबल फील नहीं करता था। तो सोसाइटी में मैं बेसिकली इस बार वैल्यू एडिशन पे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें थोड़ा मैं कवर कर रखा था। तो मैंने ढेर सारे एग्जांपल्स कलेक्ट किए और फिर कोर्ट केसेस भी मैंने इस बार इंक्लूड किए और साथ ही साथ थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन का भी यूज़ करना सोसाइटी में स्टार्ट किया। ज़्यादातर देखा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन JS2 पेपर में हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जब ये कॉन्स्टिट्यूशन अदर पेपर में भी झलकता है तो इम्प्रेशन थोड़ा अच्छा जाता है। चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो GS3 में भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन का समहाउ कुछ यूज़ हो पाता है, अगर कोई कर रहा है तो वो काफ़ी इम्प्रेसिव रहता है और थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। साथ ही साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन मैं एथिक्स में भी यूज़ करता हूँ बहुत जगह पर। तो कॉन्स्टिट्यूशन का भी कोर्ट केसेस जो थे सोसाइटी से रिलेटेड, उनको काफ़ी जगह मैंने इस बार कोट किया। तो शायद इन्हीं सब चेंजेस की वजह से मुझे लगता है कि मेरा जो स्कोर था 80 से 118 पहुँचा है। तो सबसे पहले वैल्यू एडिशन के लिए बेस्ट हमें टेलीग्राम चैनल का यूज़ करना है। बहुत सारे टॉपर्स ने अपने अपने चैनल्स बनाए हैं, इस बार भी ढेर सारे मैं देख रहा हूँ टॉपर्स काफ़ी बना चुके हैं। तो होता क्या है कि टॉपर्स ऑलरेडी कलेक्ट करके एक जगह पर चीज़ें रखते हैं। अगर हम वो चीज़ें समहाउ वहाँ से पिक करके अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई करके अगर हम अपने पेजेस पे लिख लें और उनका यूज़ करना अपने आंसर्स में सीखें तो काफ़ी यूज़फुल होता है। जैसे कि मैंने पिछले साल के जो टॉपर थे माधव अग्रवाल सर, और उनका GS में 462 मार्क्स था, तो मैंने सोचा था कि सर को ही मैं इस बार इमुलेट करता हूँ। और उनका जो वैल्यू एडिशन था मैंने वहाँ से ही देखा, और वो कैसे ये जो मैं अभी GS1 में जो भी स्ट्रेटजी बताया काफ़ी चीज़ें उनसे ही इंस्पायर्ड थी। तो मैं उन चीज़ों को, जैसे मुझे याद है कि पिछले साल सेम सेक्स मैरिज पे एक जजमेंट आया था सुप्रियो चक्रवर्ती का, तो उसमें एज सच सुप्रीम कोर्ट ने रिकग्नाइज़ तो नहीं किया था, बट कुछ सुविधाएं देने के लिए बोला था। जो एक कपल को चीज़ें मिलती हैं वैसी चीज़ें सेम सेक्स कपल को भी मिलना चाहिए। तो ऐसे जजमेंट अगर हम कोट करते हैं तो थोड़ा वैल्यू बढ़ जाती है। इसका मतलब ये कि जो जजमेंट है थोड़ा न्यूअर होना चाहिए, 2024-25, अभी जैसे 26 में होने वाला एग्ज़ाम, तो जो भी चीज़ें हैं थोड़ा नई रखना है कि 25 वाला अगर कोई कोर्ट केसेस है तो उसको डालना है, या 25 का कोई एग्जाम्पल्स है तो उसको डालने की कोशिश करना है। अगर हम वही एग्जाम्पल 2020 के 2019 के अगर वही सेम डालते रहेंगे तो थोड़ा जो चेक करते हैं कॉपीज़, थोड़ा मुझे नहीं लगता कि इम्प्रेस होते हैं, फिर वही कैजुअली सब चीज़ें वैसे ही देखते हैं। तो और रही बात ये फ्री रिसोर्स की, तो टेलीग्राम एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। इसमें टॉपर्स के चैनल हैं, इवन लोग फ्री करके टेस्ट सीरीज़ भी डाला करते हैं। साथ ही साथ एक ऑनलाइन साइट है UPSC फ्री रिसोर्स करके, तो वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ वगैरह पिछले सालों की, इवन मेंस की सारी मिल जाती हैं। तो अगर हमें जो स्टैटिक वाला पोर्शन होता है जनरली जो हर साल सेम रहता है, तो अगर उसका टेस्ट सीरीज़ लेना है तो हम पुराने सालों का कितने भी सालों का उसी से ले सकते हैं। मुझे लगता है वो वाला जो प्लेटफॉर्म है काफ़ी अच्छा है, मैंने उसका काफ़ी यूज़ किया है। और क्योंकि मेरी प्रिपरेशन काफ़ी ऑनलाइन थी तो वहाँ से सीधा डाउनलोड करना और वहीं रीड करना, और उसी में लैपटॉप में ही मैं हाईलाइट कर लेता था, तो उससे दोबारा रिवाइज़ करना भी आसान हो जाता था। तो ये जो फ्री रिसोर्सेस हैं कहीं ना कहीं इस तरह मेरी प्रिपरेशन को थोड़ा आगे बढ़ाए। और साथ ही साथ मैं ऑनलाइन पढ़ना ही पसंद करता था। मुझे ऑफलाइन में ऐसा लगता था कि सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैं एक बड़ी मोटी बुक अगर देखता हूँ तो मुझे लगता है ये बुक पूरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वही चीज़ अगर PDF में आती थी तो मुझे लगता था कि ये चीज़ें काम का नहीं है, इनको छोड़ना है। वो 4-6 लाइन जो काम किया उन्हें ही कॉपी करना है समहाउ, उन्हीं को आंसर में लेके आना है। तो मैंने ऐसे ही किया था इस बार। जब मैं टेस्ट सीरीज़ घर पे करता था, मेंस का टेस्ट सीरीज़, तो उस टाइम मेरे पास ऐसा प्रिंट आउट कराने का ना टाइम था ना रिसोर्सेज थे उतने, क्योंकि मेरे टाउन में जो एक प्रिंट आउट का कॉस्ट था वो 5 से 6 रुपये एक पेज का पड़ता था। तो मैंने क्या किया कि जो वाइट पेपर्स होते हैं A4 साइज़ वाले सारे मंगा लेता था,
और उन्हीं को स्टेपल करके लाइन खींच के मैं मेंस का टेस्ट लिख लेता था। तो ये कहीं ना कहीं जो एक तो रिसोर्सेज सेव हो रहे थे, साथ ही साथ मेरा टाइम भी बच जाता था। अदरवाइज़ मैं प्रिंट कराने के लिए ही मतलब जाया करूँ बार बार, ऐसा होता था। तो ये मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा। हालांकि थोड़ा लाइन खींचना डिफ़िकल्ट होता था कि वही 50 पेजेस में लाइन खींचना दोनों साइड, थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बट हाँ ठीक ही लगता है अभी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो काम आया। और मुझे लगता है कि जब भी टेस्ट सीरीज़ लिखिए तो एक इवैल्यूएटर से इवैल्यूएट करने के साथ साथ खुद से भी इवैल्यूएशन होना चाहिए। जैसे कि मैं खुद से इवैल्यूएट करता था, मुझे जो चीज़ें मैंने 22 मेंस में, 23 मेंस में, 24 मेंस में सीखी, वो 25 मेंस में भी इम्प्लीमेंट करी। मैं देखता था कि यहाँ पेजेस छूट गया है, यहाँ पर भी कुछ लिखना चाहिए था, कुछ वैल्यू एडिशन रह गया है वो डालना चाहिए था। वो जो टेस्ट सीरीज़ का सॉल्यूशन होता है उससे देखता था कुछ अगर 2-3 लाइन इंपॉर्टेंट है, 2-3 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं तो उसी कॉपी में डाल लेना, और उसी को फिर से जब नेक्स्ट टेस्ट लिखना तो उसी को सेम दोबारा समहाउ अपने कॉपीज़ में लाने की कोशिश करता था। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर कितना भी पढ़ाई कर रहे हो उसको अगर पेपर में नहीं ला पाए तो मतलब वर्थलेस है, पॉइंटलेस है। क्योंकि कोई पीएचडी हम कर तो रहे नहीं है, ना कोई डिग्री मिलने वाला है प्रिपरेशन से। अल्टीमेटली हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, और एग्ज़ाम क्रैक तभी होगा जब हम जो पढ़ रहे हैं उसको अपनी कॉपी में ला सकेंगे। तो GS1 में मैंने भी कई सारी गलतियाँ की हैं। जैसे कि GS1 में ढेर सारे सब्जेक्ट हैं, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, देन सोसाइटी। तो कभी कभी क्या होता था, कुछ टॉपिक्स मैं नेगलेक्ट कर देता था। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने पढ़ी नहीं थी स्टार्टिंग में, तो वर्ल्ड हिस्ट्री का ऐसा होता था कि क्योंकि क्वेश्चन आ नहीं रहे थे, 21-22 का अगर मेंस उठा के देखोगे तो वहाँ पर एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा था। तो समहाउ वो क्वेश्चन मुझे 24 में दिखते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री का डायरेक्टली 24 में आते हैं। तो मुझे उतना आइडिया नहीं था कि कैसे एड्रेस करना है। थोड़ा थोड़ा पता था कि वर्ल्ड वॉर 1 का क्या क्या हुआ, तो मैंने समहाउ उसको किया, और उसी की वजह से जो मैंने इम्प्रूवमेंट 24 के पहले किए थे वो मार्क्स में रिफ्लेक्ट नहीं हुए, क्योंकि मेरे GS1 में 4 क्वेश्चन गड़बड़ हुए थे। और फिर मैंने इस साल वो वर्ल्ड हिस्ट्री को थोड़ा सा मजबूत करने की कोशिश की, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में मुझे लगता है 5 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पहला है अमेरिकन रेवोल्यूशन, दूसरा है फ्रेंच रेवोल्यूशन, तीसरा है रशियन रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। अगर हम इन्हीं 5 टॉपिक्स पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो रादर दैन पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने के बजाय अगर हम ये समहाउ थोड़ा सा क्लैरिटी हो कि उन रेवोल्यूशंस में क्या हुआ, उनका इम्पैक्ट क्या हुआ, साथ ही साथ उनके कुछ क्वेश्चन अगर हम पहले से प्रिपेयर करके रखें तो उनको पढ़ने से ज़्यादा वैल्यू एडिशन होता है एज़ कम्पेयर टू पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने से। तो मैंने इस साल कुछ टेस्ट सीरीज़ों से एज सच वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन कॉपी कर लिए थे, स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में रखा था। इवन मुझे याद है वो सेम क्वेश्चन फ्रेंच रेवोल्यूशन का था, वाजीराम में मैंने टेस्ट सीरीज़ में देखा था, और एज सच वो स्क्रीनशॉट लेके मैं लास्ट मोमेंट पे देख भी रहा था, और सेम ही क्वेश्चन मैं फ्रेंड को भी भेजा था, वो सेम ही क्वेश्चन आ गया उधर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं, और वर्ल्ड हिस्ट्री में क्वेश्चन वाला अप्रोच जो है ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ कभी भी सोसाइटी को नेगलेक्ट नहीं करना है। सोसाइटी भी काफ़ी वेटेज कैरी करता है, ऑलमोस्ट 80-90 मार्क्स का आता है। और ज्योग्राफी में डायग्राम्स और क्लैरिटी का बहुत बड़ा रोल है। थोड़ा ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना है, उनका डायग्राम अच्छे से प्रेजेंट करना है, एक्सप्लेन करना है। ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं तो ज्योग्राफी में जो स्कोर है काफ़ी बढ़ सकता है। और यही सारा स्कोर जो है इवेंचुअली क्या करता है कि GS1 में बड़ा स्कोर देखने को मिलता है। स्टार्टिंग में गलतियाँ यही होती है कि हम GS1 का मतलब ही आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी समझ लेते हैं, सोसाइटी और वर्ल्ड हिस्ट्री नेगलेक्ट करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो 5 सब्जेक्ट हैं इनको नेगलेक्ट करना ही नहीं है। सबका अपना इम्पोर्टेंस है और सारे स्कोरिंग है। अगर सारों में थोड़ा थोड़ा अगर होगा तभी जाके स्कोर बड़ा हो पाएगा। तो जैसे कि टेस्ट सीरीज़ का मैंने सेल्फ़ इवैल्यूएशन की बात की थी, तो सेल्फ़ इवैल्यूएशन में स्टार्टिंग में मेरा एक टेस्ट सीरीज़ था विज़न IAS में, उसमें लगभग 30 टेस्ट थे। और मुझे याद है कि कोविड हुआ और फिर मेरा जब प्री नहीं हुआ तो उन लोगों ने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया था डेट। तो मैंने वो 30 के 30 टेस्ट एक टेस्ट लगाए थे। मैंने पूरे मेंस की टेस्ट सीरीज़ लिख दी, और वो सारे टेस्ट मैं टाइम बाउंड मैनर में ही करता था। और हालांकि मेरा काफ़ी लिमिटेड नॉलेज था मेंस के पर्सपेक्टिव से। अगर महिलाओं की 4-5 समस्याएं पूछी जाती थी तो मुझे सोचना पड़ता था कि 4-5 समस्याएं हैं क्या। तो क्योंकि मेरा फाउंडेशन ऐसा हुआ नहीं था, तो मैंने वो टेस्ट सीरीज़ से ही काफ़ी कुछ सीखा। जैसे कि मैंने पहले टेस्ट सीरीज़ की बात की कि कैसे सेल्फ़ इवैल्यूएट करना है, लेकिन जैसे कि बिगनर्स के लिए क्या होता है कि उन्हें नहीं पता होता है कि मार्क्स कैसे मिलते हैं। तो सबसे पहले टॉपर कॉपी ही देखना है। जो एक पैरामीटर है हम कोई भी यूज़ कर सकता है जो बिगनर्स है,
वो टॉपर कॉपीज़ हैं। हमें देखना है टॉपर्स कैसे लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन उनका कैसे है, बॉडी में पॉइंट्स कैसे लिख रहे हैं, देन सेकंड पार्ट कैसे लिख रहे हैं। वो अगर वो सारे पैरामीटर जो वो इंक्लूड कर रहे हैं, हम उस पैरामीटर पे अगर खुद का कॉपी चेक करेंगे तो हम भी काफ़ी इम्प्रूव करेंगे। मैंने इनिशियली जब लिखना स्टार्ट किया था तो मेरे थोड़ा पॉइंट्स बड़े बड़े हो जाते थे, लेकिन जैसे जैसे मैं टॉपर्स की कॉपी इंक्लूड किया और मैंने देखा कि मेरे जो पॉइंट्स थे क्लॉजेस में बदलना स्टार्ट हुए, सेंटेंसेस को मैंने क्लॉजेस में कन्वर्ट किया और समहाउ कम चीज़ें लिख के ज़्यादा कंटेंट डालने की कोशिश की। चाहे वो सिंपल सा वैल्यू एडिशन है, अगर उसको कम से कम वर्ड्स में कॉपी में लिखा जा सकता है तो हमें वैसे ही करना है। तो यहाँ क्योंकि पेजेस 2 ही होते हैं और टाइम भी लिमिटेड होता है, तो हमें कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ऐड करनी है आंसर्स में। तो मैंने ये चीज़ें जो है टॉपर्स की कॉपी से ही सीखा है। इवन जैसे अभी चैट जीपीटी आ गया था 2-3 साल से, तो मैंने वहाँ भी यही चीज़ करने की कोशिश की कि कोई भी एग्जांपल्स है तो उसे हम कैसे क्रिस्प लैंग्वेज में कैसे अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। और अगर सेल्फ़ इवैल्यूएशन में दिक्कत हो रही है तो कोई अगर दोस्त है जो समहाउ एक आधा मिस दिया हो या उसे जानकारी हो तो हम उससे भी चेक करा सकते हैं, और इवन मेंटर से भी करा सकते हैं। और पेड टेस्ट सीरीज़ भी होती है, वहाँ पर भी चेक हो सकती है कॉपी, बट उसके बाद भी खुद से मुझे लगता है चेक करना चाहिए। एक बार देखना चाहिए कि हमें खुद अपनी गलती दिख रही है कि नहीं। अगर हमें एक बार खुद की गलती दिखने लगती है तो इम्प्रूवमेंट भी बहुत हम तेज़ी से करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ़ जो ऑनेस्टी होती है बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रिपरेशन में। और मैंने यही सारी चीज़ें अपनी प्रिपरेशन में लाने की कोशिश की है। तो एक टेलीग्राम पे चैनल था CSE अपडेट करके, उसमें सारे टॉपर्स के जो चैनल है एक साथ वो भैया जो भी हैं वो पोस्ट करते हैं। तो वहाँ से हम उन चैनल्स पे जाते हैं और उनकी जो टॉपर्स की कॉपी होती हैं बेस्ड ऑन कौन कितना स्कोर कर रहा है, चाहे वो रैंक 1 हो, अगर उनका स्कोर मान लो GS2 में ज़्यादा है तो मैं उनकी ही कॉपी यूज़ करूँगा GS2। अगर कोई रैंक 400 है उसका GS1 में ज़्यादा है तो मैं उनकी ही कॉपी यूज़ करूँगा GS1 के लिए। और ये कॉपीज़ 1-2 नहीं होती थी, मेरी हर अलग अलग टॉपर का अलग अलग कॉपी हो जाता था। जैसे GS1 की 4 कॉपी हो गई। अब वो 4 कॉपीज़ में क्या क्या कॉमन एलिमेंट्स थे जिसकी वजह से उनको मार्क्स मिले, मैं वो फाइंड आउट करने की कोशिश करता था। और मैंने जैसे मैं अभी बता रहा था कि कैसे छोटे डायग्राम ड्रॉ करने हैं जिससे कॉपी ज़्यादा ऑक्यूपाइड ना लगे, और कैसे कम सेंटेंसेस में ज़्यादा वैल्यू देनी है, ये सारी चीज़ें मैंने कॉमन पॉइंट्स बहुत सारे टॉपर्स की कॉपी से जब इंटरसेक्ट करना स्टार्ट किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ें कुछ कॉमन है जिसकी वजह से जो चेकर है वो नंबर देते हैं। तो मैंने ओवर द ईयर्स यही चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं, चाहे वो टॉपर की कॉपी से वैल्यू एडिशन हो या करंट अफेयर्स की जो मैगज़ीन है उनसे कुछ कुछ वैल्यू एडिशन हो जाता था। वहाँ से मैं ये बिलीव करता था कि जो भी मैं अपने नोट्स में लिख रहा हूँ वो इतना अच्छा होना चाहिए कि उसका मैं यूज़ सीधा टेस्ट पेपर्स में कर सकूँ, क्योंकि मुझे लगता था अगर जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ अगर इसका यूज़ नहीं कर सकता तो कोई मतलब है ही नहीं मेरे लिए। तो मैंने वही चीज़ें नोट की जो मुझे एक्चुअल एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट करनी थी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो बल्कि नोट्स होते हैं उनका कोई मतलब नहीं। नोट थोड़ा शॉर्ट और क्रिस्पी होने चाहिए और काम के होने चाहिए, रेलेवेंट होने चाहिए। और यही सारी चीज़ें जो टॉपर्स कॉपी सिखाती हैं हमें, क्योंकि वो काफ़ी रिफाइंड होती हैं। और ये रिफाइंड वाली जो आर्ट है वो एक बार में नहीं आती, हमें मल्टीपल्स कॉपीज़ लिखनी पड़ेंगी, अपनी ही कॉपी में सुधार करना पड़ेगा, दूसरी की कॉपी से कंपेयर करना पड़ेगा, तब ये वाला स्किल आता है। तो धीरे धीरे ही ये डेवलप होगा। और मुझे लगता है कि अगर कोई भी अपनी कॉपी टॉपर की कॉपी से कंपेयर कर रहा है तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा, ज़रूर होगा। हाँ, तो मुझे लगता है कि प्रिपरेशन में सेल्फ़ ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं घर से प्रिपेयर करता था तो मैं टेस्ट सीरीज़ भी अपने ही रूम में लगाता था। तो मैं 3 आवर्स पहले 9 बजे से स्टार्ट करता था और मैं इंश्योर करता था कि 12 बजे मुझे पेन रखी देनी है, चाहे क्वेश्चन छूट रहे हो चाहे जो हो रहा हो। और जैसे 12 बजते थे मैं रख देता था पेन, कुछ देर थोड़ा घूम घाम के आता था, दोस्त जिनसे मैं साथ उनके प्रिपेयर करता था और उनसे बात करता था कि उनने आज कैसा किया। और जब भी मैं टेस्ट सीरीज लगाता था उनको भी इंक्लूड करता था। मुझे लगता था कि एक मॉरल प्रेशर रहता है, और ये मॉरल प्रेशर जो होता था उस मेरे एक फ्रेंड सत्येंद्र नाम है उनका, उनसे आता था, वो भी करते थे उसी टाइम, मैं भी करता था। हम दोनों पर डिस्कस करते थे कि कौन से क्वेश्चन में वो अटके, कौन से पॉइंट्स वो गड़बड़ किए, तो थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग भी उसी टाइम हो जाता था। फिर मैं आता था, शाम तक देखता था, रिव्यू करता था समहाउ 2-4 क्वेश्चन, फिर आगे अगले दिन भी रिव्यू करता था और फिर अपना चेक करता था कि कहाँ क्या गलती हुई, कितना हम आगे इंक्लूड कर सकते हैं, कितना छूट गया है। सारी चीज़ें मैं फिर उसी कॉपी में ही लिख देता था कि ये है,
और मैं कुछ टाइम बाद फिर वही देखता था कि अच्छा ये वैल्यू एडिशन यहाँ से मैंने उठाया था। तो वो सारी चीज़ें एक फिर सेपरेट कॉपी में नोट करता था जिसको मैं यूज़ हर अगले टेस्ट में करने की कोशिश करता था। तो मुझे लगता है सेल्फ जो ऑनेस्टी है और थोड़ा डिसिप्लिन भी मेंटेन करके रखना होता है। मान लो अगर एक दिन लेट हो गया टेस्ट करना, तो फिर हम 2 दिन लेट करने की कोशिश ना करो, फिर इंश्योर करो कि एटलीस्ट अगर 1 दिन डिले हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगले दिन ज़रूर करो। तो अगर ऐसे सेल्फ डिसिप्लिन और ऑनेस्टी रखेंगे तो सिविल सर्विसेज थोड़ा मतलब हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन ह्यूज है। बाकी लोग बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, लोग लाइब्रेरी जा रहे हैं, अगर आप घर से कर रहे हो, अपने रूम से कर रहे हो, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है फिर। तो मुझे लगता है कि सेल्फ ऑनेस्टी और डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। रही बात नोट मेकिंग की, तो मुझे लगता है मैंने प्रीलिम्स में कभी नोट नहीं बनाए, क्योंकि मुझे लगता था प्रीलिम्स में जो नोट बनाऊँगा वो नोट से कुछ आएगा ही नहीं एग्ज़ाम में। तो जो मेरे नोट्स थे वो मेंस फोकस थे, और मेंस में पर्टिकुलरली मैंने 2022 का जब मैंने फ़ेल किया मेंस, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि PYQs का बहुत बड़ा रोल है। तो मैंने मल्टीपल जो क्वेश्चन होते थे PYQ के सिमिलर जैसे दिखने वाले क्वेश्चन, उनको एक जगह लिखता था, उनसे रिलेटेड जो आंसर होता था उसी एक प्लेस पे लिख के मैं बहुत मतलब ज़्यादा ओवर ना लिख के बहुत पॉइंट वाइज लिखता था, जिससे कि कंटेंट हो और उनको सेंटेंस में बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी, जो मैं कभी भी कर सकता था। वो स्किल जो थी, अगर मुझे थोड़ा सा मटेरियल मिल गया उसको थोड़ा बड़े सेंटेंस में या क्लॉजेस में मैं बना सकता था। तो यही इंपॉर्टेंट था कि बहुत क्रिस्पली बनाता था, और ये एटलीस्ट एक मेंस देने के बाद ही ये स्किल डेवलप हुई। तो मुझे लगता है इस स्टार्टिंग में जो फ्रेशर है तुरंत नोट बनाने के लिए नहीं जाना चाहिए, हमें पहले थोड़ा पढ़ना चाहिए, क्लैरिटी लाना चाहिए। जब आप कंटेंट को ऊपर से देखने लगोगे, जब क्लियर हो जाएगा कि ये एग्ज़ाम में ये ज़रूरत है, ये PYQs हैं, तभी हमें नोट के लिए सोचना चाहिए। और नोट बनाने से पहले ढेर सारे टॉपर्स के नोट भी अवेलेबल हैं। ऋषिकेश रेड्डी सर 2019 के थे, तो उनके नोट्स काफ़ी अच्छे थे, और मैंने उनका यूज़ जब मैं PYQs का नोट बना रहा था तो उनका यूज़ किया था। और साथ ही साथ मैंने बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ का भी नोट मेकिंग में यूज़ किया है, कि जैसे मैं PYQs के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जा रहा था तो मुझे एक्चुअल में गुड कंटेंट नहीं मिल रहा था। 2023 में मैंने पाया कि यार मेंस का जो कंटेंट है काफ़ी लिमिटेड है, जो भी कंटेंट है करंट अफेयर्स है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है। अभी हालांकि 2-3 सालों में मैंने ये नोटिस किया है कि मेंस का कंटेंट भी मार्केट में अवेलेबल है ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ AI। और तो मैंने जो है फिर अपना PYQ ओरिएंटेशन वाला जो नोट था, मैंने एक क्वेश्चन सर्च करके ऑनलाइन 3-4 सोर्सेज से, जो भी फ्री गूगल में मिल जाता था, वहाँ से कुछ पॉइंट पिक किए, और फिर वही अगर अलग टेस्ट सीरीज़ में जैसे विज़न, वाजीराम, जो भी टेस्ट सीरीज़ मार्केट में है, उनका भी अगर कुछ सिमिलर कंटेंट उसमें मिल जाता था तो मैं वही पॉइंट और ऐड कर देता था। तो इस तरह नोट जो है एक दिन में नहीं बनाए गए, जो पहले इटरेशन में नोट था उसमें मैं एडिशन करता ही गया पॉइंट वाइज, और जो मुझे ख़राब पॉइंट लगा उसको हटा भी दिया। तो मुझे लगता है स्टार्टिंग में नोट नहीं बनाना है, और नोट पर्टिकुलरली प्री के लिए तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने नहीं किया। बट मेंस के लिए नोट थोड़ा शॉर्ट नोट होना चाहिए, क्योंकि हमें अल्टीमेटली एग्ज़ाम लिखना है, और एग्ज़ाम मेंस में हमें रिकॉल करना होता है। अगर नोट्स रहेंगे तभी हमें रिकॉल हो पाता है। प्रीलिम्स में क्या होता है कि सामने आंसर रहते हैं, तो हम जैसे ही आंसर देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि ये सही है या गलत है। बट मेंस में हमें एक्चुअल में उसका नेम रिकॉल करना पड़ता है। अगर हमने उसको रिवाइज़ नहीं किया है, कहीं से दोबारा नहीं देखा है, तो रिकॉल करना डिफ़िकल्ट होता है। मैं कई बार ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मेंस लिख रहा हूँ, कोई क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक कोर्ट केस है या कोई आर्टिकल है या कोई जजमेंट है या कोई कमेटी है, उसका नाम दिमाग में तो है लेकिन आ नहीं रहा है, तो वहाँ पर आप पेन होल्ड करके नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे अगर पेन नहीं चली तो वो ज़्यादा डैमेज करेगा एज़ कम्पेयर टू वो 1 पॉइंट। तो मैं ये इंश्योर किया कि बार बार थोड़ा सेम कंटेंट बार बार रिवाइज़ हो सके, जिससे रिकॉल करना ईजी हो। तो ये चीज़ प्रैक्टिस भी मैंने टेस्ट सीरीज़ में काफ़ी की है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा नोट जो है मेंस पर्सपेक्टिव से ही होने चाहिए, प्रीलिम्स का मैं अभी रिकमेंड नहीं कर सकता। तो एग्ज़ाम में आंसर कैसे लिखना है इस पर बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले चूँकि क्वेश्चन शुरू होता है तो हमें पहले क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना है। अगर हमें क्वेश्चन समझ में आ गया तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है वही इंट्रोडक्शन में आना चाहिए, और जैसे इंट्रोडक्शन होता है हमें उस क्वेश्चन का मेन पार्ट पिक करना है कि पूछा क्या है। तो उसको मुझे लगता है 1 2 3 करके पॉइंट वाइज फॉर्मेट में ही लिखना चाहिए, और वो अगर क्वेश्चन 10 मार्कर है तो एटलीस्ट 7 to 8 पॉइंट हो जाने चाहिए पहले ही पार्ट में। जो सेकंड पार्ट है वो लेस इम्पॉर्टेंट है, उसमें मैं इस बार और इवन अभी हाल फिलहाल में मैंने थोड़ा गोला वाला अप्रोच ट्राई किया कि थोड़ा सन डायग्राम साइड में बना देना है और उसमें एरो लगा के थोड़ा 1 2 करके पॉइंट लिख देना है वैसे।
तो उससे क्या होता था, मेन पार्ट जो है पॉइंट वाइज लिख दिया, और जो कम इम्पॉर्टेंट पार्ट है या मतलब फ्रिंज में है वो उसको मैंने थोड़ा प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम बना दिया। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा जो आंसर दिखना अच्छा दिखता है, तो इसका भी थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है एग्ज़ामिनेशन में। और क्वेश्चन एग्ज़ाम में जब हम अटेम्प्ट करते हैं तो वो अटेम्प्ट का पैटर्न भी बहुत मैटर करता है। मैंने 2022 से लेके 24 तक मैंने 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन करता था, 1 2 3 सीक्वेंस में करता था। लेकिन होता क्या था कि मैं जैसे 1 से 10 तक अटेम्प्ट करता था तो उनमें बहुत भर भर के लिखता था। लेकिन जैसे 11 12 मैं जाता था, मेरा टाइम कम होता था, मैं कम लिखना स्टार्ट करता था। और 19 20 आते आते इतना टाइम कम होता था कि मैं मान लो 20 मार्कर जो भी क्वेश्चन, 15 मार्कर क्वेश्चन था, उसमें मैं मुश्किल से 5-5 मिनट, इवन उससे भी कम टाइम दे पाता था। तो उससे जीएस में उतना स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा था। लेकिन इस बार मैंने थोड़ा इम्प्रेशन पे फोकस किया कि शुरुआत के फर्स्ट से लेके 4 क्वेश्चन जो है स्टार्टिंग के शुरुआत में करना है, उसके बाद 11 से 20 करना है, उसके बाद 5 से 10 करना है। तो इससे होता क्या है कि इम्प्रेशन भी अच्छा जाता है शुरुआत के 4 क्वेश्चन से, और जो ज़्यादा मार्कर क्वेश्चन है उनमें हम ज़्यादा टाइम देते हैं। अल्टीमेटली जो 10 मार्कर क्वेश्चन है उसमें हम अगर कम भी टाइम देंगे तो मार्क्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन जो ज़्यादा मार्कर है वो बहुत डिफरेंशिएट करते हैं। तो इस बार मेरा पिछली बार के कंपैरिजन में 399 से 443 मार्क्स इंप्रूव जो हुआ है, मुझे लगता है इसका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। तो GS1 की ओवरऑल मेरी यही स्ट्रेटजी थी, और इसमें मैं बोलूँगा अगर की पॉइंट्स की बात की जाए तो सबसे पहले कि जो GS1 में मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, चाहे आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न, देन सोसाइटी, उनको सबको ही हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। किसी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अभी वर्ल्ड हिस्ट्री में काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। सेकंड जो मुझे लगता है कि थोड़ा डायग्राम GS1 में फोकस करना है। डायग्राम मैप हो सकता है, ज्योग्राफी का कोई कॉन्सेप्ट है उसको डायग्राम के थ्रू बनाना, इवन सोसाइटी में थोड़ा जो प्रेजेंटेशन पे फोकस कर सकते हैं, कोर्ट केसेस पे फोकस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट बन जाती हैं। सोसाइटी के बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें थोड़ा थीम वाइज हमें प्रिपेयर करना चाहिए, और ओवरऑल टाइम का जो सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चन है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये अगर हम करेंगे, और हर जो सब्जेक्ट है उसका माइंडसेट होता है। अगर ज्योग्राफी का है तो ज्योग्राफी की तरह आंसर लिखना है, सोसाइटी है सोसाइटी की तरह, हिस्ट्री की तरह, तो वो भी थोड़ा हमें पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल सब्जेक्ट एक ही पेपर में जब मिलते हैं तो कभी कभी हमारा टेंडेंसी एक जैसा ही हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम अपने आंसर्स में इंक्लूड करें तो मुझे लगता है कि GS1 में भी अच्छा स्कोर पाया जा सकता है। तो जो मेरी आंसर्स की कॉपी है मैं टेलीग्राम पे डालूँगा, और उसमें GS1 और 2, 3, 4 चारों सब्जेक्ट की रहेंगी। और मैंने ये वाले टेस्ट पेपर इस बार 4 ही किए थे, तो वो 4 अवेलेबल है, क्योंकि कहीं भी टेस्ट सीरीज़ नहीं की है, तो वो मैंने इवन चेक भी नहीं करा है, सेल्फ़ एवेल्युएटेड भी हैं वो। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने सेल्फ़ एवेल्युएट किए। और मेरा जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, और कृपया इसे ज्वाइन करिए। और मैंने जो GS1 में इवन मैं स्ट्रेटजी थोड़ा डिटेल में उसमें भी शेयर करूँगा, तो वहीं से आप पिक कर सकते हैं, क्योंकि GS1 भी बहुत क्रूशियल है मेंस पे। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू फॉर DKT फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस प्लेटफॉर्म।